सलाम साथियों, मैं मोहम्मद इरशाद। आप देख रहे हैं इस वक्त द अनवील इंडिया। आज़ादी के बाद भारत में पहली बार जाति जनगणना होने जा रही है। जाति जनगणना विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा था। इसकी मांग विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार सदन में कर रहे थे, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार जाति जनगणना को लेकर कोई सहमति नहीं दिखा रही थी और प्रधानमंत्री मोदी इसके विरोध में राजनीतिक मंच से एक है तो सेफ है का नारा देते थे। इस वक्त लोग सरकार से पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में कड़े फैसले का इंतजार कर रही थी। तो सरकार की तरफ से फैसला आया, जाति जनगणना होगी। सरकार ने इस वक्त ऐसा फैसला क्यों लिया, यह थोड़ा सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि सरकार मास्टर स्ट्रोक की बात कर रही थी। तो फिर जाति जनगणना क्यों? क्या यही मास्टर स्ट्रोक है? बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात का ऐलान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है और जातीय जनगणना को मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। हालांकि जातीय जनगणना पूरी होने में 1 साल का समय लगेगा, लेकिन लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जो सरकार जातीय जनगणना की मांग लगातार विरोध कर रहे थे उसकी मांग को, तो फिर इस वक्त क्यों जातीय जनगणना कराने की बात कर रही है? जब बिहार में तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे, तो सरकार ने उस वक्त कोई हामी नहीं भरी। और वहीं राहुल गांधी ने सदन में तो यहाँ तक कह दिया था कि आप कुछ भी कर लो, हम जातीय जनगणना करवा कर ही मानेंगे। तो क्या जातीय जनगणना कराने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माने, या इसे हम विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जीत समझे? क्योंकि जातीय जनगणना विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा था। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जातीय जनगणना का इतिहास क्या है, जातीय जनगणना क्या होती है, इससे पहले भारत में जातीय जनगणना कब हुई थी, आखिर इसको लेकर बिहार में तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी क्यों लगातार आवाज उठा रहे थे, जातीय जनगणना के फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, जातीय जनगणना का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। जातीय जनगणना का सीधा मतलब होता है कि यह पता लगाना कि देश में किस जाति की कितनी संख्या है और उनका आंकड़ा इकट्ठा करना। डेटा जाति समूह के वितरण, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति और अन्य संबंधित कारकों पर विवरण प्रदान करता है। भारत में 1881 से 1931 तक ब्रिटिश शासन के दौरान जातीय जनगणना की एक नियमित विशेषता थी, लेकिन 1941 की जनगणना जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी, उसमें भी जातियों के डाटा को एकत्र किया गया था, लेकिन इसे कभी भी जारी नहीं किया गया। हालांकि 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई, जिसमें जाति जनगणना को शामिल नहीं किया गया था। जाति के बारे में उपलब्ध अंतिम डाटा जो है वो 1931 की जनगणना का है, जो स्वतंत्रता से पहले ही ली गई थी। आज़ादी के बाद 1951 से 2011 तक की जनगणना में केवल SC/ST जाति का ही आंकड़ा इकट्ठा किया जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद ऐसा इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। जातीय जनगणना में SC/ST के अलावा अन्य जातियों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। जातीय जनगणना के फायदे की बात करें तो जातीय जनगणना से यह पता चलेगा कि कौन सी जाति या वर्ग का देश की कुल जनसंख्या में कितनी आबादी है। इससे योजनाएं ज़्यादा सटीक और प्रभावी बन सकती है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर योजना बनाते समय यदि जाति आधारित डाटा होता है तो वंचित और पिछड़े वर्गों तक सही अनुपात में लाभ पहुंचाया जा सकता है। जाति जनगणना से यह जानने में मदद मिलेगा कि आरक्षण का लाभ किन जातियों को वास्तव में मिल रहा है और किन्हें अब भी जरूरत है। इससे आरक्षण की समीक्षा और उसमें सुधार हो सकता है। वहीं कई जातियां ऐसी होती है जो अभी तक सरकार की नज़र में नहीं आई है या आंकड़ों में गायब है, तो उन्हें पहचाना जा सकता है। अगर वह सरकारी लाभ के पात्र होगी तो उन्हें सरकारी सहायता भी मिल सकता है। जातीय जनगणना से यह पता चलेगा कि किस जाति की कितनी संख्या है, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व को संतुलित करने में मदद मिलेगी। इससे समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और पब्लिक पॉलिसी जैसे क्षेत्रों में शोधकर्ताओं को ज़्यादा सटीक आंकड़े मिल सकते हैं। अगर हम जातीय जनगणना के नुकसान की बात करते हैं तो इससे सामाजिक विभाजन को बढ़ावा मिल सकता है। जातिगत आंकड़ा सामने आने से जातिगत पहचान और टकराव को बढ़ावा मिल सकता है। जातीय जानकारी संवेदनशील होती है, यदि उसका दुरुपयोग हुआ
या वह सार्वजनिक हुई तो कुछ जातियों के साथ भेदभाव या हिंसा की आशंका भी बढ़ सकती है। राजनीतिक दल जातीय आंकड़ों का इस्तेमाल अपने वोट बैंक मजबूत करने और ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए कर सकती है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को चोट पहुंच सकता है। अगर इसके हम राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चयन और चुनावी राजनीति जनसंख्या के आधार पर करने लगेंगे। जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने से जो जातियां संख्या में अधिक है लेकिन राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व कम है तो वह अपना हक मांगेगी, जिससे नेतृत्व में विविधता आएगी लेकिन टकराव भी कम हो सकता है। राष्ट्रीय दलों को जातीय आंकड़ों के अनुसार अपने एजेंडे, नीतियों और गठबंधन की रणनीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है और राजनीति में ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा हो सकती है। जातीय जनगणना के अनुपात में सरकारी योजनाओं में, बजट आवंटन में, नौकरियां और शिक्षा में अवसरों के वितरण को लेकर दबाव बढ़ेगा। आखिर बिहार में तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना की मांग क्यों कर रहे थे? इसकी वजह जानते हैं। दरअसल इन लोगों का कहना था कि जातीय जनगणना होती है तो किसी भी जाति को उसकी संख्या के अनुपात में उसको हक मिल सकेगा, चाहे वह सरकारी योजना हो, शिक्षा हो या नौकरियां हो। राहुल गांधी और विपक्षी नेता आरोप लगाते थे कि भाजपा की नीतियां उच्च जातियों के पक्ष में झुकी होती है। जातियों के आंकड़े सामने आने से पिछड़े और दलित वर्गों की वास्तविक स्थिति उजागर होगी। जातीय जनगणना से पशमंदा मुसलमान का भी आंकड़ा सामने आएगा। मुस्लिम में पशमंदा का मतलब पिछड़े मुस्लिम, यानी कि अंसारी, जुल्हा, धुनिया, सैफई, हजाम, गुजरा आदि का आंकड़ा सामने आने पर इन जातियों के उत्थान की भी बात की जा सकेगी। अब देखना यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना का विरोध क्यों कर रही थी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अक्सर धार्मिक एकता के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें जातियों से ऊपर उठकर हिंदू पहचान को प्राथमिकता दी जाती है। जातीय जनगणना से जाति का पहचान और विभाजन उभर सकता है, जिससे हिंदू वोटों का एकीकरण टूट सकता है। भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्य समर्थन आधार सवर्ण यानी ऊंची जाति रही है। अब जातीय जनगणना में ओबीसी या दलित की आबादी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो सत्ता और संसाधनों में ऊंची जातियों का वर्चस्व सवाल के घेरे में आ सकता है। जातीय जनगणना न कराने के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का तर्क यह था कि जातीय जनगणना में समाज में तनाव, असंतुलन और अस्थिरता बढ़ सकती है, क्योंकि हर जाति अपने आंकड़ों के आधार पर नई मांगें रखेगा, जिसे शासन चलाना मुश्किल हो सकता है। राहुल गांधी ने 2011 की जनगणना के आंकड़े की भी मांग कर रहे थे, लेकिन अंतिम रिपोर्ट जारी नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इन आंकड़ों में त्रुटियां थी और प्रशासनिक दृष्टि से यह व्यवहारिक नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जातीय जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहती थी कि राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकता है और नए वर्ग सत्ता की दावेदारी करेंगे, जिसे भारतीय जनता पार्टी के लिए सीटें बचाना कठिन हो सकता है। सवाल अब यह बनता है कि क्या जातीय जनगणना होने से जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग तेज होगी? क्या अब जातीय जनगणना होने से 50% आरक्षण की सीमा पार हो पाएगी? अब तक मंडल समर्थक दल जैसे आरजेडी और समाजवादी पार्टी यह कहते थे कि मंडल आयोग की बातें अधूरी थी, तो क्या उन पार्टियों के अनुसार उसे अब पूरा किया जाएगा? क्या जातीय जनगणना होने से मंडल कमीशन की सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा? उसमें नई जातियों को जोड़ा जाएगा या उस सूची में शामिल कुछ जातियों को हटाया जाएगा? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।